गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने हमारे लास्ट डिस्कशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे गारंटर गारंटी देगा जिसमें वो थर्ड पार्टी के फेलियर के केस में यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट के केस में रिस्पॉन्सिबल रहता है, लायबल रहता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था ये भी एक प्रकार का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगली बात हमने देखी थी कि इसमें तीन पार्टीज हैं और एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि तीन पार्टीज के साथ साथ तीन एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें होते हैं, न कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स। तीन पार्टीज थी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीन एग्रीमेंट थे, डेटर क्रेडिटर के बीच में, डेटर श्योरिटी यानी कि गारंटर के बीच में, और डेटर क्रेडिटर श्योरिटी के बीच में। उसके बाद हमने असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे जिसमें कॉन्करेंस, प्राइमरी लायबिलिटी इन सम पर्सन, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग नॉट नेसेसरी। उसके बाद हमने अगला डिस्कशन किया था डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। मैंने आपको बताया था इसकी पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग रही है, हमने कॉलमनर फॉर्म में इसे लिख लिया था। देन एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, ये भी हमने देखा था कि श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव रहती है, यानी कि जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की भी रहेगी। लेट अस सपोज डेटर जो है उसने क्रेडिटर के फेवर में एक बिल एक्सेप्ट किया था, तो यदि वो बिल डिसऑनर हो गया तो अगर क्रेडिटर ने नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवाई है तो 5 लाख का बिल, 2,000 का नोटिंग प्रोटेस्टिंग, 5,000 का इंटरेस्ट, कुल मिला के 5,07,000 हुए। तो क्या श्योरिटी 5 लाख के डेट के लिए ही लायबल रहेगा? तो आंसर इज नो। वो इन खर्चों के लिए भी लायबल रहेगा। जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की भी होती है। फिर अगला डिस्कशन लिमिटेशन ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो श्योरिटी है वो चाहे तो अपनी लायबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में ही बोल दे कि मैं इस अमाउंट तक के लिए लायबल रहूंगा, तो फर्दर वो लायबल नहीं रहेगा। कंटिन्यूइंग गारंटी में लायबिलिटी जो हमने यहाँ आगे डिस्कस किया था, राइट। तो पहले ये देख लेते हैं काइंड ऑफ गारंटी। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए हो, लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हो, राइट। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, यहाँ पे ही ये जो ऊपर लायबिलिटी अंडर कंटिन्यूइंग गारंटी थी वो हमने डिस्कस किया था। बाय वे ऑफ नोटिस कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है, लेकिन हमने ये देखा था कि जब कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए नोटिस दिया जा रहा है, उसके रिवोकेशन के लिए नोटिस दिया जा रहा है, तो जितनी पास्ट ट्रांजेक्शन्स थी उनके लिए श्योरिटी लायबल रहता है। लेकिन जिस दिन उसने गारंटी रिवोक की उसके बाद जितनी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके लिए एज अ गारंटर वो लायबल नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट हमने ये भी देखा था कि ऑन ओकेशन ऑफ डेथ भी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी गारंटी भी रिवोक हो जाती है, लेकिन उसकी डेथ के पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं उसके लिए श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड। अदर मोड्स में हमने नोवेशन वगैरह देखा था, राइट। तो ये तो हमारा सारा लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका था। अब आज का जो हमारा डिस्कशन है, पहला डिस्कशन, राइट ऑफ श्योरिटी। तो देखें आप, मैंने इन राइट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला डिस्कशन जो है ये है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, दूसरा है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, और तीसरा जो है वो है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स अलग अलग क्लासिफिकेशन देते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट अलग क्लासिफिकेशन देता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग सारे जनरल पॉइंट्स कवर किए हैं। हो सकता है किसी बुक का क्लासिफिकेशन इससे अलग हो। तो क्या राइट्स हैं श्योरिटी के यानी गारंटर के अगेंस्ट क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर के अगेंस्ट श्योरिटी क्या क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिफोर पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को बाउंड कर सकता है कि वो जैसे ही अमाउंट ड्यू हुआ है उसके लिए प्रिंसिपल डेटर को बोले कि वो पेमेंट करे, यानी कि जैसे ही लोन की ड्यू डेट आई वैसे ही श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के पास अप्रोच कर रहा है और उसे ये बोल रहा है कि आप अभी पैसे लीजिए प्रिंसिपल डेटर से। तो ये उसका अधिकार है
बिफोर पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट, अभी डेट का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट इज कि अगर ड्यू डेट आ गई, राइट, यहां पे देख लेते हैं, मिस्टर डी ने लोन लिया था मिस्टर सी से, गारंटी दी थी मिस्टर एस श्योरिटी ने, ड्यू डेट आ गई, तो अभी गारंटी डेट का पेमेंट नहीं हुआ है, उसके पहले ही मिस्टर एस यानी श्योरिटी को क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहली बात, श्योरिटी क्रेडिटर से ये कह सकता है कि अभी आप मिस्टर डी से पैसे लीजिए, राइट, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिस्टर श्योरिटी जो है वो मिस्टर क्रेडिटर को ये भी कह सकते हैं कि आप मिस्टर डी को यानी कि डेटर को स्यू कीजिए। सो दिस इज द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर कि पेमेंट करने से पहले वो क्रेडिटर को ये बात बोल सकते हैं कि आप प्रिंसिपल डेटर को स्यू कीजिए। लेकिन इस पॉइंट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि ऐसा करने पे जितने भी खर्चे हुए, जितने भी लॉसेस हुए फ्रॉम दैट एक्ट, उन सब के लिए भी गारंटर लायबल होगा, राइट। तो मेन मुद्दा ये है कि गारंटीड डेट, गारंटी का अमाउंट मिस्टर श्योरिटी क्रेडिटर को पे करने से पहले क्रेडिटर के अगेंस्ट ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है कि वो डेटर को स्यू करे। लेकिन क्रेडिटर मिस्टर श्योरिटी के कहने पे जो जो ऐसा एक्ट करेगा उसके लिए जितने भी खर्चे होंगे उनके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा, राइट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, राइट ऑफ सेट ऑफ। दिस इज द सेकंड राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट ऑफ सेट ऑफ। क्या मामला है, अगेन एग्जांपल से देखते हैं। तो यहां पे मिस्टर डी जो है उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया सी से, राइट, और उसके गारंटर है मिस्टर एस। नाउ लेट अस सपोज इस ट्रांजैक्शन के 1 महीने बाद मिस्टर डी जो है उन्होंने 1 लाख रुपए के गुड्स सप्लाई किए मिस्टर सी को, यानी डेटर जिसने लोन लिया है उसने मिस्टर सी यानी क्रेडिटर को गुड्स सप्लाई किए हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे 1 लाख रुपया लेना है डी को सी से, राइट। लेटर ऑन जब ओरिजिनल लोन की हम बात कर रहे थे उसकी ड्यू डेट आई और उस डेट पे मिस्टर डी ने लोन पे करने के लिए डिफॉल्ट किया और अब क्रेडिटर जो है उन्होंने लायबल बनाया मिस्टर एस यानी श्योरिटी को। तो ऐसे केस में श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो मिस्टर सी को गारंटीड अमाउंट जो 5 लाख था उसकी जगह 4 लाख पे करें, यानी उस अमाउंट को सेट ऑफ करें जो मिस्टर डी जो है उसको लेना था मिस्टर सी से। जो 1 लाख रुपए के गुड्स थे वो अमाउंट माइनस करके नेट 4 लाख रुपया पे करें। दिस इज कॉल्ड एस राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट दोस्तों। अब उसके बाद अगला देखें आप, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें थोड़ा सा चेंज करना है। आप देखिए पहला पॉइंट था बिफोर पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट और अब ये जो तीसरा पॉइंट आ रहा है ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। और हम क्या करेंगे, ये जो ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट है इसके सब पॉइंट्स बनाएंगे राइट ऑफ इक्विटी एंड राइट ऑफ सेब्रोगेशन, राइट। तो इंस्टीड ऑफ मार्किंग देम एज पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 उसके अंदर 2 सब पॉइंट्स कर लेंगे, राइट टू इक्विटीज एंड राइट ऑफ सेब्रोगेशंस। तो आइए हम समझते हैं मामला क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें था गारंटीड डेट पे करने से पहले क्या अधिकार है। तो पहले ये अधिकार था कि उसे बोला गया था कि स्यू करें। लेकिन अभी जो थर्ड पॉइंट है ना ये है ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट, यानी श्योरिटी ने गारंटी का अमाउंट क्रेडिटर को अदा कर लिया है। पहली बात राइट टू इक्विटीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही गारंटीड डेट का पे किया जाएगा द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू ऑल द इक्विटीज विच द क्रेडिटर कुड हैव एनफोर्स्ड अगेंस्ट द डेटर, राइट। तो जितने भी अधिकार हैं उस क्रेडिटर के वो अब किसके पास आ जाएंगे, मिस्टर एस यानी श्योरिटी के पास। लेट अस सपोज यहां पे इस एग्जांपल में मिस्टर डी ने जो लोन लिया था 5 लाख का उसके अगेंस्ट मिस्टर डी ने अपनी एक
एफडी भी गिरवी रखी थी सी के पास, वो एफडी थी 3 लाख रुपए की, राइट। अब ड्यू डेट आई, डी पैसा नहीं दे पाए 5 लाख रुपया, तो मिस्टर एस जो श्योरिटी है वो 5 लाख रुपए अदा कर रहे हैं मिस्टर सी को। जैसे उन्हें गारंटीड डेट पे कर दिया, तो हमारे पॉइंट में हेडिंग ही क्या थी, ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। हेडिंग क्या थी, ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। तो गारंटीड डेट पे कर दिया श्योरिटी ने मिस्टर सी को, राइट। उसके बाद ये जो सी के पास जो गिरवी रखी हुई एफडी थी, अब उस पे अधिकार आ जाएगा मिस्टर एस को, क्योंकि मिस्टर एस को सारी इक्विटीज मिल जाएंगी जो मिस्टर सी यानी क्रेडिटर के पास थी, राइट। अगला पॉइंट इससे मिलता ही जुलता ही है, दैट इज राइट ऑफ सेब्रोगेशन। राइट ऑफ सेब्रोगेशन का मतलब है जैसे ही गारंटीड डेट श्योरिटी पे कर देगा, देन श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी will step into the shoes of creditor. That means to say guaranteed date पे करने के बाद मिस्टर एस श्योरिटी जो हैं वो अब इस मिस्टर डी के क्रेडिटर बन जाएंगे, और एक ऑर्डिनरी क्रेडिटर के जितने भी अधिकार अपने डेटर के प्रति होते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं, वो सारे अधिकार अब मिस्टर एस के पास आ जाएंगे। दैट मीन्स टू से द श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी अब क्रेडिटर बन जाएगा, और ऑर्डिनरी क्रेडिटर के जितने भी अधिकार होते हैं, अकाउंट फॉर करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, एक्सेट्रा, वो सारे अधिकार ऑर्डिनरी क्रेडिटर के श्योरिटी के पास आ जाएंगे ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट। दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ सेब्रोगेशन। तो ये तो राइट हुए श्योरिटी के अगेंस्ट क्रेडिटर। हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। जो श्योरिटी है, गारंटर है, उसे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है। सबसे पहला राइट आप देखिए, राइट टू बी रिलीव्ड ऑफ लाइबिलिटी। जो लोन था हमारे एग्जाम्पल में 5 लाख रुपए का, जैसे उसकी ड्यू डेट आई तो मिस्टर एस श्योरिटी अप्रोच कर सकते हैं मिस्टर डी को कि ड्यू डेट आ चुकी है, आप पेमेंट कर दें और मुझे मेरी गारंटी से रिलीव करें। ये पहला अधिकार है श्योरिटी का अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, कि वो कंपेल कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं प्रिंसिपल डेटर को कि डेटर अपना लोन चुका के श्योरिटी को, अपनी लायबिलिटी चुका के श्योरिटी को वो रिलीव कर दे, मुक्त कर दे, राइट। तो राइट टू बी रिलीव्ड ऑफ लायबिलिटी। सेकंड राइट जो श्योरिटी का है वो है राइट टू इंडेमनिटी। सो व्हाट इज दैट, कि जैसे ही डिफॉल्ट हुआ ड्यू डेट पे, मिस्टर डी ने लोन का अमाउंट मिस्टर सी को पे ऑफ नहीं किया, ठीक है, तो ऐसे केस में श्योरिटी जो है उन्होंने अगर गारंटी डेट पे किया तो उसकी अब भरपाई कौन करेगा, मिस्टर डेटर करेगा। न सिर्फ प्रिंसिपल डेट के लिए वो लायबल रहेंगी, बल्कि मिस्टर डी उन सारे एक्सपेंसेस के लिए लायबल रहेंगे जो श्योरिटी ने इनकर किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ दैट गारंटी। यानी अगर 5 लाख रुपए का लोन था, 10,000 इंटरेस्ट दिया और बाकी सारे एक्सपेंसेस इनकर किए 10,000 के, तो कुल हो गया 5,20,000। तो मिस्टर डी इस बात के लिए डिनाई नहीं कर सकते कि आपने गारंटी 5 लाख की दी थी तो 5 लाख के लिए लायबल नहीं। whatever has been incurred by surety, right, whatever has been incurred by surety in the capacity of guarantor, that all is to be reimbursed by Mr. D to Mr. S। चले, तो अब ये तो डिस्कशन क्या था, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। हम अगले डिस्कशन पे आते हैं, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे ऑथर्स, इनफैक्ट हमारे मॉड्यूल में अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, अलग तरीके से उसे लिखा जा सकता है, बट ओवरऑल डिस्कशन देखें तो बच्चों सामने वही सारी चीजें आती हैं। हमने यहाँ पे को श्योरिटी के अगेंस्ट राइट लिखे हैं एक श्योरिटी के, तो को श्योरिटीज क्या होती हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे जो डेट था उसके लिए मिस्टर एस जो है उसके अलावा एक और पर्सन आ गया S2, राइट। और ये जो S2 है इसने भी गारंटी दी, किसको गारंटी दी, मिस्टर सी को गारंटी दी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन विच इज टेकन बाय मिस्टर डी। तो ऐसे केस में यहाँ पे गारंटर एक है कि दो हैं, दो गारंटर हैं, एक है मिस्टर एस
और एक है ये S2, ये दोनों मिलके आपस में क्या कहलाएंगे? को-श्योरिटीज। दीज आर कॉल्ड एज को-श्योरिटीज। तो ऐसे केस में एक जो गारंटर है, श्योरिटी है, उसको अपने को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या अधिकार होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ड्यू डेट आई, ऐसे केस में मिस्टर डी जो डेटर है उन्होंने डिफॉल्ट किया, तो क्रेडिटर जो है किसे रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, किसे लायबल बनाएंगे? दोनों के दोनों गारंटर्स को। ठीक, तो ऐसे केस में इनकी लायबिलिटी जो रहती है वो रहती है जॉइंटली एंड सेवरली। को-श्योरिटीज आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, राइट। तो अगर किसी भी एक श्योरिटी ने पूरा अमाउंट पे ऑफ कर दिया तो बाकी को श्योरिटीज से वो क्या मांगेंगे? कंट्रीब्यूशन। लेट अस सपोज 5 लाख का लोन था, मिस्टर सी जो है उन्होंने अप्रोच किया एस को और एस ने 5 लाख दे दिया, तो अब वो 2.5 लाख किससे क्लेम करेंगे? S2 से, को श्योरिटी से। दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसे केस में ये जो राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन रहता है, इसके लिए ही आप देखें कंटिन्यूएशन में 2 पॉइंट्स और हैं। को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली एंड लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम। ये 2 पॉइंट्स क्या हैं आइए देखते हैं। हमने डिस्कस किया कि को श्योरिटीज जो रहती हैं उस केस में इनकी लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली, राइट। हमारे इस एग्जाम्पल में हमने ये भी देखा कि सी जो है उन्होंने 5 लाख रुपए पूरे किससे ले लिए हैं? एस से। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है या फिर बोला है इक्वली लायबल रहेंगे, तो मिस्टर एस S2 से कितने रिकवर करेंगे? 2,50,000। लेकिन ये तो हो गया कंट्रीब्यूट इक्वली, लेकिन अगर को श्योरिटीज बाउंड है डिफरेंट सम में, तो क्या? ऐसे केस में अगर हमारे इस एग्जाम्पल में 5 लाख के लोन के लिए जो गारंटी है वो S2 ने 3 लाख की दी है और S ने 2 लाख की दी है, और ऐसे केस में मिस्टर सी ने अप्रोच किया एस को और पूरे 5 लाख ले लिए, अब बताइए राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन मिस्टर एस का अगेंस्ट S2 कितना आएगा? आएगा 3 लाख रुपए के लिए, क्योंकि एस की गारंटी थी 2 लाख की, S2 की गारंटी थी 3 लाख की। तो मिस्टर एस ने यदि पूरे के पूरे 5 लाख क्रेडिटर को दे दिए तो बाकी बचे हुए 3 लाख जो कि गारंटी अमाउंट था S2 का, वो S2 से रिकवर कर सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज को-श्योरिटीज आर बाउंड बाय डिफरेंट अमाउंट और इन डिफरेंट सम्स। देन कम्स लास्ट पॉइंट, दैट इज रिलीज ऑफ अ को-श्योरिटी। ये मामला क्या है? आपने एक टॉपिक पढ़ा था सीए फाउंडेशन में या सीए सीपीटी में, जहां पे जॉइंट प्रॉमिसर प्रॉमिसीज वाली बात आती है, और ऐसे केस में जो जॉइंट प्रॉमिसर में एक प्रॉमिसर रहता है, उस प्रॉमिसर को रिलीज किया गया था तो बाकी सारे प्रॉमिसर्स रिलीज नहीं हो जाते हैं। वही कंसेप्ट हमें यहां पे अप्लाई करना है। मामला क्या है समझते हैं। सबसे पहली बात, को श्योरिटीज हैं, राइट। और ऐसे केस में जो क्रेडिटर है, जो मिस्टर सी क्रेडिटर है हमारे एग्जांपल में, उन्होंने मिस्टर एस को जो 2 लाख रुपए के लिए गारंटर थे उन्हें रिलीज कर दिया। क्या मिस्टर सी द्वारा मिस्टर एस को रिलीज करने पे S2 भी रिलीज हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। यानी कि वेयर देयर आर को-श्योरिटीज आर रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ द को-श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर को-श्योरिटी। क्रेडिटर द्वारा एक को-श्योरिटी को डिस्चार्ज या रिलीज करने पे दूसरा को-श्योरिटी रिलीज नहीं होगा, राइट। And what is more important is co-sureties are not released from responsibilities towards each other। यानी कि अगर मिस्टर सी जो हैं उन्होंने उन्होंने डी द्वारा 5 लाख न देने पे ड्यू डेट पे अप्रोच किया S2 को, S2 से 5 लाख रुपए ले लिए और अब ये बोला मैं S को रिलीज करता हूं। याद रखिए अगर S2 ने पूरा पेमेंट कर दिया है तो मिस्टर एस को अब मिस्टर सी रिलीज नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी दिया तो भी मिस्टर एस जो है अपने गारंटी अमाउंट, हमारे एग्जांपल में 2 लाख की इनकी गारंटी थी, उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे S2 को। तो दो बातें आ गई इस पॉइंट के अंदर। पहली बात, अगर क्रेडिटर किसी एक को श्योरिटी को रिलीज करता है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी को श्योरिटी रिलीज हो जाएगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिटर अगर किसी एक को श्योरिटी को रिलीज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में को श्योरिटीज जो है वो रिलीज हो जाएंगे। यानी अगर पेमेंट कर दिया है पहले ही किसी भी को श्योरिटी ने क्रेडिटर को पूरा का पूरा, तो बाकी को श्योरिटी से तो पैसा लिया जाएगा, राइट। सो दीज आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एंड अगेंस्ट द को श्योरिटीज। हमारा आज का आखिरी डिस्कशन और इस टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का भी आखिरी डिस्कशन, क्योंकि बच्चों आप देखें नोट्स में हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, वेल मेंटेन प्लेट, जो हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब हमारा आखिरी डिस्कशन आता है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। यानी इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि श्योरिटी जो है वो किस किस तरीके से डिस्चार्ज होगा, कब वो लायबल नहीं रहेगा। तो बच्चों आप देखें इस हेडिंग को मैंने अगेन 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन, देन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन और इसके 3 सब हेडिंग्स हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन है वो है रिवोकेशन बाय श्योरिटी बाय वे ऑफ गिविंग नोटिस। हमने दो चीजें देखी थी कि गारंटी जो है वो स्पेसिफिक गारंटी यानी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए है, और दूसरा एक कंटिन्यूइंग गारंटी देखा था जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए है। तो बच्चों जो स्पेसिफिक गारंटी होती है वो कभी भी रिवोक नहीं हो सकती, यानी क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुकी है इसलिए श्योरिटी हमेशा लायबल रहेगा। यहाँ पे बाय वे ऑफ नोटिस वो अपनी गारंटी रिवोक कर ही नहीं सकता। लेकिन यदि गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी है तो मैंने ऐसे केस में बताया था कभी भी नोटिस देके उसे रिवोक किया जा सकता है, ये डिस्कशन हमारा पहले हो चुका है। लेकिन हमने ये देखा था कि जिस दिन श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट से मेरी गारंटी एंड, याद रखना जितनी पास्ट ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इनकर थी कंटिन्यूइंग गारंटी में उनके लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन हाँ जिस दिन नोटिस दिया उसके बाद फ्यूचर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए गारंटर लायबल नहीं होगा। अगली बात रिवोकेशन बाय डेथ। इस पॉइंट में जो श्योरिटी है उसकी डेथ के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो खत्म हो जाता है, राइट। जो कंटिन्यूइंग नेचर की गारंटी थी उसमें कभी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी की डेथ के बाद गारंटर लायबल नहीं होगा, इज इट राइट। एंड देन रिवोकेशन बाय नोवेशन। ये नोवेशन जो है ये आपने जनरली फाउंडेशन लॉ में पढ़ा था। नोवेशन का मतलब होता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करे, राइट। तो लेट अस सपोज जो क्रेडिटर था उसने पुराने 5 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल डेटर से, जहां प्रिंसिपल डेटर को 7 लाख रुपए दिए गए, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज किया गया, राइट। तो ऐसे केस में यदि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो श्योरिटी था वो अब लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे रिप्लेस कर दिया है नए कॉन्ट्रैक्ट ने, राइट। तो 3 पॉइंट्स देखे हमने कि श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होगा। पहला डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन में नोटिस दे के रिवोक कर सकता है, ऑन डेथ कर उसकी श्योरिटी यानी गारंटी रिवोक हो जाएगी। और अगला बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब हमने क्या देखा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट करना, राइट। हमारा अगला डिस्कशन जो है वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज किसकी कंडक्ट की वजह से हो रहा है, क्रेडिटर की कंडक्ट की वजह से। और इस सेकंड नंबर हेडिंग के अंदर 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं। बच्चों मैंने पहले भी बताया आपको शायद मॉड्यूल में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स अलग अलग से पॉइंट्स देते हैं। मॉड्यूल में तो एक स्ट्रीम में 1 2 3 ऐसे अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, ताकि ये आपको आसानी से याद हो सकें कि अगेंस्ट क्रेडिटर क्या पॉइंट थे, अगेंस्ट रिवोकेशन क्या थे, राइट। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिस्चार्ज होता है। तो मैंने बड़े क्लासिफिकेशन के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, मॉड्यूल के अंदर ये सारे पॉइंट्स एक साथ दे रखे हैं विदाउट क्लासीफाइंग देम इनटू एनी सुटेबल हेडिंग, राइट। तो हमारा जो ये सेकंड नंबर पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, इसमें
सबसे पहला पॉइंट आता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन आपको पता है, आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट की जो मटेरियल एस्पेक्ट्स है, मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन से, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स से, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन से वो चेंज कर दिए जाते हैं तो लायबिलिटी जो है वो नहीं आती है। यहाँ क्या मामला है देखते हैं हम। लेट अस सपोज मिस्टर डी जो है वो डेटर है और उन्होंने मिस्टर सी से लोन लिया जिसके की गारंटर है एस, और अमाउंट हम वही रखते हैं 5 लाख रुपए का। ऐसे केस में जब श्योरिटी ने गारंटी दी थी उस समय जो अमाउंट तय हुआ था वो 5 लाख था, राइट। जो टेन्योर तय हुआ वो 2 साल का था। लेकिन बाद में मिस्टर सी ने मिस्टर डी से कह के बोल दिया कि अब ये लोन 2 साल का नहीं मात्र 1.5 साल के लिए है या 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, और इंटरेस्ट रेट जो है वो मैं आपसे 12% नहीं 15% चार्ज कर दूंगा। डी ने कंसेंट दे दी। क्या किया गया? वेरिएशन। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि वेरिएशन हो रहा है और आप मिस्टर एस यानी श्योरिटी की कंसेंट न लें तो इस वेरिएशन से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वेरिएशन था टर्म्स एंड कंडीशन में ये मटेरियल टर्म्स थे, राइट। टेन्योर चेंज करना, इंटरेस्ट चेंज करना, तो ऐसे केस में अब श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा यदि उसकी कंसेंट नहीं ली गई है। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अभी आपने ये पॉइंट ऊपर भी पढ़ा था लेकिन वहां पे रिलीज ऑफ को श्योरिटी था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप देखें रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर की बात है। मामला क्या है कि मिस्टर सी जो है उन्होंने लोन दिया था डी को। हमने देखा था 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं यहाँ पे, राइट। अब मामला ये है कि सी जो है उसने मिस्टर डी डेटर को रिलीज कर दिया। अब उसका ये मानना है कि मैंने डी को तो माफ कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ऐसे केस में जो गारंटर है उसको तो मैं लायबल बना सकता हूं। द वेरी आंसर इज नो। हमने डिस्कस किया था द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व्स प्राइमरी लायबिलिटी ऑन प्रिंसिपल डेटर, राइट। तो जो प्रिंसिपल डेटर है उसको हम प्रिंसिपल डेटर बोल ही इसलिए रहे हैं कि बाद में भी इसी की व्यक्ति की लायबिलिटी आएगी, इसी व्यक्ति की लायबिलिटी आएगी। यानी इन एनी केस मिस्टर डी जो है वो तो लायबल होगा ही। अगर ड्यू डेट के दिन ये डिफॉल्ट करता है और गारंटर ने गारंटी अमाउंट दिया तो गारंटर जो है वो क्रेडिटर बन जाता है और उस क्रेडिटर के प्रति अगेन मिस्टर डी लायबल हो जाता है। तो यदि आप प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दोगे तो श्योरिटी अपने आप रिलीज हो जाएगा, राइट। तो क्या पॉइंट था? रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जैसे ही आप प्रिंसिपल डेटर को रिलीज करेंगे तो क्रेडिटर के प्रति श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देन कम्स कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर। यहां इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विथ प्रिंसिपल डेटर। क्या मामला है एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां मिस्टर डी ने लोन लिया, राइट। जो लोन मिस्टर डी ने लिया है वो 5 लाख रुपए का है, राइट। और सी क्रेडिटर है और गारंटर मिस्टर एस, वही हमारा बेसिक एग्जांपल। मामला ये है कि कंपाउंडिंग में जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के दिन मिस्टर डी जो है उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा मिस्टर सी से, राइट। मिस्टर सी ने मिस्टर डी को एक और साल दे दिया। मींस ओरिजिनली द लोन फॉर वाज फॉर से 2 इयर्स। ड्यू डेट के दिन मिस्टर क्रेडिटर जो है वो मिस्टर डेटर को एक और साल देते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ मिस्टर एस। ऐसे केस में ये जो श्योरिटी है ये रिलीज या डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। लेकिन मॉड्यूल के अंदर आप एक और पॉइंट पढ़ते हैं, उसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कंटिन्यू करता हूं इसको। मैं आपको बता दूं जो अभी मैंने एग्जांपल लिया वो सेक्शन 135 था, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद प्रिंसिपल डेटर, जो हमारी हेडिंग चल रही है जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है उसकी लायबिलिटी से। यहाँ पे कंपाउंडिंग में मिस्टर क्रेडिटर कंपाउंडिंग सुलह कर रहा है मिस्टर डी से, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है मिस्टर डी को, राइट।
लेकिन उसके जस्ट बाद सेक्शन 136 भी आता है, उसकी लैंग्वेज क्या है ये समझते हैं। मॉड्यूल के अंदर अलग से एक पॉइंट है, प्लीज बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूं। लेट अस सपोज यहाँ पे एक और पर्सन है मिस्टर एक्स, दिस मिस्टर एक्स इज अ थर्ड पार्टी, राइट। अब मामला क्या हुआ, जब लोन लिया गया तो 2 साल बाद मिस्टर डी पैसे नहीं दे रहे हैं, राइट। मिस्टर डी और मिस्टर सी के कॉमन फ्रेंड है मिस्टर एक्स जो कि है थर्ड पार्टी, राइट। तो मॉड्यूल में आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब एक ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, राइट। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी मिस्टर एक्स थे क्या, नहीं थे। तो ये है इस कॉन्ट्रैक्ट की थर्ड पार्टी, राइट। और ये जो थर्ड पार्टी है बच्चों, कॉमन फ्रेंड मिस्टर एक्स जो है कॉमन फ्रेंड है सी और डी का, यहां पे मिस्टर एक्स के कहने पे मिस्टर सी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है मिस्टर डी को 1 साल का, राइट। ऐसे केस में थर्ड पार्टी के कहने पे अगर एक्स्ट्रा टाइम देता है मिस्टर सी, तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? द आंसर इज नो, मिस्टर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, मिस्टर श्योरिटी विल स्टिल बी लायबल, राइट। आपस में दोनों कंपाउंडिंग कर लें मिस्टर सी और मिस्टर डी, तो ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के कहने पे कंपाउंडिंग हो, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, राइट। तो ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, राइट। तो लैंग्वेज क्या है सेक्शन 136 की, where a contract to give the time to the principal debtor is made by the creditor with third person, हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स, एंड नॉट विथ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के कहने पे नहीं दिया गया, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन 136 मॉड्यूल में दे रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, राइट। तो हमने पहला पॉइंट देखा, वेरिएशन अगर टर्म्स में हो तो श्योरिटी डिस्चार्ज। दूसरा पॉइंट देखा कि प्रिंसिपल डेटर को रिलीज करोगे तो श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा कंपाउंडिंग, यदि कंपाउंडिंग किसके साथ हो दोस्तों, प्रिंसिपल डेटर के साथ, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज। लेकिन थर्ड पार्टी के कहने पे कुछ टाइम एक्स्ट्रा दे दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, आपको ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, यानी क्रेडिटर के किसी भी एक्ट की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है। मामला क्या है समझते हैं हम। मिस्टर डी ने लोन लिया मिस्टर सी से, नाउ इस बार इस लोन का अमाउंट हम कर देते हैं 20 लैक्स, राइट। अब ये जो 20 लाख रुपए का लोन दिया मिस्टर सी ने मिस्टर डी को, ये कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, कंपाउंडिंग मंथली। अब मंथली कंपाउंडिंग पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा, आपको पता है हर बार का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगली बार की तरह, अगली बार अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल की तरह काउंट होगा, कंपाउंडिंग होती जाएगी। मुद्दा ये आ रहा है बच्चों यहाँ पे, जो मिस्टर क्रेडिटर हैं उन्होंने जानबूझ के विंडो ड्रेसिंग की, उन्होंने गलत अकाउंटिंग की, गलत इंटरेस्ट चार्ज किया, फ्रॉड करने की कोशिश की मिस्टर डेटर के साथ, राइट। तो ऐसे केस में ये एक क्रेडिटर का एक्ट है, राइट, जिसमें क्रेडिटर जो है वो क्या कर रहा है, कुछ माल प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ विंडो ड्रेसिंग कर रहा है रिकॉर्ड्स के साथ, राइट। ऐसे केस में जैसे ही डेटर को पता चला कि उसने उसने गलत अकाउंटिंग की है, गलत इंटरेस्ट चार्ज किया है, राइट, और डेटर का ये कहना है कि अब मैं पेमेंट नहीं दूंगा, तो ऐसे केस में श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि ये किसका एक्ट था, ये एक्ट था मिस्टर क्रेडिटर का, जिसने खुद माल प्रैक्टिस की और उसकी वजह से डेटर जो है वो लायबल नहीं हो रहा है या अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देन कम्स लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। क्या मामला है देखिए आप, 20 लाख रुपए का लोन है और मिस्टर डी जो है उसके कहने पे मिस्टर एस ने गारंटी दी है, श्योरिटी बना है, सी के प्रति गारंटी दी है। अब गारंटी के साथ साथ अपने घर पे जो गोल्ड था मिस्टर डी के पास, मिस्टर डी ने उस गोल्ड को भी गिरवी रखा था। यानी अब आप बताएं बच्चों कि जो गारंटर है वो तो गारंटी दे ही रहा है,
उसके साथ साथ गोल्ड भी गिरवी रखा गया है मिस्टर सी के पास। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि जो मिस्टर सी है, क्रेडिटर है, उसकी प्रीमाइस से ये गोल्ड गायब हो गया है, उसे मिल नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ सिक्योरिटी। तो ऐसे केस में चूंकि सिक्योरिटी लॉस हो चुकी है, अब श्योरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, लायबल नहीं रहेगा। राइट तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो 1 से लेके 5 थे, इसके लिए हमने हेडिंग क्या दी है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर की कंडक्ट की वजह से। राइट हमारा अगला डिस्कशन जो है वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस डिस्कशन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। हमने कल भी डिस्कशन किया था और आज भी इस वीडियो में एक वही एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा था कि डेटर जो था उसने ऑलरेडी डिफॉल्ट किया था। राइट और ऐसे केस में जो क्रेडिटर था उसने डेटर को बोला कि सारा का सारा पेमेंट करो, अदरवाइज नया कॉन्ट्रैक्ट करो जिसमें किसी को गारंटर बनाओ। तो जो क्रेडिटर है और जो डेटर है उन्होंने इस तथ्य को किससे छुपाया, मिस्टर श्योरिटी से। तो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन, पूरी जानकारी उनको नहीं दी गई। राइट और ऐसा बोला गया कि ऐसा पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। राइट तो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कुछ ना कुछ मटेरियल टर्म्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो छुपाए गए। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे मिस्टर डी जो बायर थे और मिस्टर सी सप्लायर, और इस सप्लाई के लिए गारंटर बने थे मिस्टर एस। ये हमारे लास्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 था। नाउ लेट अस सपोज ये जो सेल हुई और उस क्रेडिट सेल के लिए गारंटर है एस, तो एस को ये बताया गया कि मिस्टर सी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं से कमोडिटी ए टू मिस्टर डी। अब ये कमोडिटी ए है या कमोडिटी टिम्बर है या आयरन है, जो भी कमोडिटी है उसको सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर सी और मिस्टर डी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और काम किया कि मिस्टर सी जो क्रेडिटर है वो आयरन या टिम्बर सप्लाई करते समय 500 पर ट्रांजैक्शन मिस्टर डी को देते जाएंगे। राइट तो डेटर का जो अमाउंट है वो न सिर्फ टिम्बर या आयरन के लिए है बल्कि जो कैश पेमेंट किया जा रहा है उसके लिए भी है। लेकिन ये फैक्ट किससे कंसील किया गया है, मिस्टर एस से। तो ऐसे केस में मिस्टर एस जो है वो लायबल नहीं रहेंगे। और हेडिंग क्या है आप देखिए, ड्यू टू इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट अगला, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शेल नॉट एक्ट अंटिल को श्योरिटी जॉइंस। चलिए तो क्या मामला है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम बच्चों। हेडिंग है अंटिल को श्योरिटी जॉइंस, जब तक कि को श्योरिटी ज्वाइन न करे। राइट क्या मामला है, यहां पे जो मिस्टर क्रेडिटर हैं वो लोन दे रहे थे मिस्टर डी को। राइट जिसके लिए कि श्योरिटी मिस्टर एस देंगे, लेकिन मिस्टर एस ने गारंटी पेपर साइन करते समय एक कंडीशन लिखी कि जब तक कि को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करती है, एक और व्यक्ति गारंटर नहीं बन जाता है, तब तक मैं लायबल नहीं रहूंगा। आई विल बी गारंटर ओनली इफ को श्योरिटी ज्वाइंस। और मिस्टर डी जो है वो किसी और गारंटर को नहीं ला पाए, तो ऐसे केस में ये जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें मिस्टर एस क्या एज अ गारंटर लायबल रहेंगे, नो नहीं रहेंगे। रीजन, उन्होंने कंडीशन डाली थी कि आई एम गारंटर ओनली इफ को श्योरिटी ज्वाइंस मी, और कोई और को श्योरिटी थी ही नहीं, तो मिस्टर एस जो है श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर डी इज इन नीड ऑफ फंड्स 5 lakhs, मिस्टर बैंकर और क्रेडिटर ही इज रेडी टू सप्लाई only on the condition that there should be a guarantor, Mr. S, who is ready to give guarantee for Mr. D to Mr. C. But when the contract has been entered into by all the parties, before taking any loan amount, Mr. D के पास funds की arrangement हो गई। Mr. D जो है
उनके पास कहीं से भी पैसे की व्यवस्था हो गई और उन्होंने अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया सब जगह। ना ऐसे केस में क्या लोन का अमाउंट मूव हुआ था मिस्टर सी से मिस्टर डी के पास? नहीं। पर ड्यू डेट के दिन मिस्टर क्रेडिटर श्योरिटी को बोल रहे हैं कि आप एज ए गारंटर लायबल थे, मुझे पैसे दें। क्या श्योरिटी लायबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज देयर इज फेल्यूर ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मूवमेंट ही नहीं हुआ। राइट बच्चों, तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। मैंने आपको बताया था कि सीए फाउंडेशन में आप लोगों ने परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ा था, लेकिन उसके बाद इंडेमनिटी, गारंटी, ये दो डिस्कशंस हमने कर लिए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बेलमेंट एंड प्लेज लूंगा। लेकिन आप देखें इस पूरे डिस्कशन में जो इंडेमनिटी है ना वो कंपैरेटिवली छोटा है, कुछ फ्यू एस्पेक्ट्स थे, लेकिन मेजरली जो मामला कवर हुआ वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कवर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से मॉड्यूल को पढ़ें। मैं वापस बताता हूँ, कॉपी सबसे बड़ा असेट है, कॉपी को अच्छे से बनाएं, सारे एग्जाम्पल्स लिखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वही एग्जाम्पल रिपीट हो रहा था, देन टू आपको एग्जाम्पल लिख लेने चाहिए बच्चों। तीसरी बात, मॉड्यूल को जरूर पढ़ें, कुछ अच्छी नई बातें, अलग बातें आपको दिखती हैं या लैंग्वेज में कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कॉल करें, राइट, और डाउट्स पूछें। तो अभी आपका टारगेट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आज यहाँ तक आप कंप्लीट पढ़ लें। थैंक यू।